ओहो आपी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कामरान भाई ने आपको इस रूप में देख लिया तो यकीनन अपने हवास खो बैठेंगे। माहम सफ़ीर ने सीधी के अंदाज में होंठ सकेड़ते हुए अपनी बहन की खूबसूरती पर बिला मुबालिगा तबसरा किया था, जिस पर शाहम सफ़ीर के चेहरे पर चंद पल के लिए शर्मीली मुस्कान उभर कर मालूम हुई थी। खुदा करे कि ऐसा ही हो, मगर पहले वो आ तो जाएं। पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शाहम ने फिक्रमंदी से कहा था। मगर क्यों आपी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि हम घर पर अकेले हों। आप अक्सर ऐसे ही घर पर अकेली होती हैं और मैं ही आपके पास होती हूँ। कभी कभी बाबा आ जाते हैं। माहम सफ़ीर ने उसकी बेचैनी पर हैरत से सवाल किया था। हाँ, मगर मौसम के तेवर आज बेहद ख़राब हैं और शाम के साए गहरे हो रहे हैं। मैं खुद भी अपनी इस बेचैनी पर हैरान हूँ। माहम और शाहम इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थीं और उनकी बिल्डिंग के करीब ही एक जगह पर किसी लड़की का बुरी तरह से कत्ल किया गया था, जिस पर शाहम सफ़ीर को आज पहली बार बेहद खौफ और घबराहट महसूस हो रही थी। भले उनकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी बेहतरीन थे और उनका फ्लैट भी तीसरी मंजिल पर था, मगर ये बिल्कुल फितरी सी बात है कि लोग अपने गिर्द गिर्द तो क्या, किसी दूर दराज शहर में भी किसी सानेहा के बारे में जान लें तो ऐसे ही तन्हाई में खौफ और रहम का शिकार हो जाया करते हैं। और शाहम सफ़ीर तो हमेशा से चिड़िया जैसा दिल रखती थी। अपनी बिल्डिंग के बेहद करीब एक ही रोज़ पहले होने वाले सानेहा को कैसे नज़रअंदाज करती। गुज़िश्ता रात तो उसके बाबा खुद माहम के साथ उसके फ्लैट पर मौजूद थे, मगर आज सुबह ही किसी काम के सिलसिले में वापस घर चले गए थे और अब रात होने को थी और माहम और शाहम अपने फ्लैट पर बिल्कुल तन्हा थी। कामरान अली अब्बासी की वापसी का कुछ पता न था। अभी वो आपस में बातें कर रही थीं कि बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनकर शाहम सफ़ीर का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। बुरी तरह से घबरा कर कानों पर हाथ रखते हुए महम से बोली, मुझे इसी बात से खौफ महसूस हो रहा था। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई हमारी बिल्डिंग में आ गया और किसी ने हमारे फ्लैट में घुसने की कोशिश की, तो हम कैसे खुद को बचाएंगे? ये बातें सोचते हुए शाहम सफ़ीर अपने साथ साथ छोटी बहन माहम सफ़ीर को भी बुखलाने पर मजबूर कर रही थी। एकदम आवाज़ ज़्यादा करीब से आती महसूस हुई तो बुरी तरह चीख कर दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। फिर शाहम सफ़ीर ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और माहम सफ़ीर के हमरा बेड के नीचे झाँक घुसी थी ताकि खुद को आने वाली मुसीबत से बचा सकें। बेड के नीचे छुपी शाहम सफ़ीर खौफ से बुरी तरह लरस रही थी और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। दोनों ने अपने कानों पर मजबूती से हाथ जमाए हुए थे। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। कोई कमरे में दाखिल हुआ था। हर तरफ तारीकी और गहरा सन्नाटा महसूस करते हुए आने वाले ने ईद गिर्द नज़र दौड़ाई थी, जबकि चीखों का बामुश्किल गला घोंटे शाहम सफ़ीर अपने हाथ पर मुंह पर एक हाथ सख्ती से जमाए हुए दूसरे हाथ को मोहम्मद सफ़ीर के मुंह पर जमा चुकी थी, क्योंकि अगर ऐसा न करती तो यकीनन उन दोनों बहनों की चीखें पूरा इलाका सुनता। कामरान अली अब्बासी ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी और इर्द गिर्द हैरत से देखने लगा। उसको इस बात का इल्म था कि उसकी बीवी और उसकी छोटी बहन घर पे ही मौजूद हैं। ऐसे में फ्लैट में इस कदर खामोशी और तारीकी उसको हैरान कर रही थी। कमरे में चलते फिरते हर तरफ देखते हुए अचानक कामरान अली अब्बासी की नज़र बेड के नीचे से दिखाई देते शाहम सफ़ीर के लरसते पैर पर पड़ी, जो शायद खौफ के बायस पूरी तरह कांप रही थी, जबकि शाहम सफ़ीर इस बात से लाइल्म थी कि उसका पैर बेड से बाहर मौजूद है। उस मोमी पैर को देखकर कामरान अली अब्बासी के लबों पर एकदम गहरी मुस्कुराहट उतरी थी। बाहर निकलो डरपोक लड़की, तुम एक कमांडो की बीवी होकर चंद पटाहों की आवाज़ से खौफजदा हो गई। कामरान अली अब्बासी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर खुद ही शाहम सफ़ीर की टांग से पकड़ा और उसे बेड से बाहर घसीट लिया था। शाहम सफ़ीर के चेहरे पर खौफ और घबराहट की बजाय अब शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए थे। नैन कटोरे बरसने को तैयार थे, रुखसारों पर छलकती गुलाबियाँ शर्म के बाहर सुर्ख होने लगी थीं। हया के बाहर से उठती गिरती लांबी पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को चार चांद लगा रही थीं। कामरान अली अब्बासी की नज़रें बेताबी से उसके चेहरे से होती हुई उसके वजूद पर गई थीं। आज शाहम सफ़ीर ने बतौर ख़ास कामरान अली अब्बासी का पसंदीदा तरीन रंग पहना था। पिंक कलर की काफ़ी बारीक सिल्की नाइटी, जिसमें से शाहम सफ़ीर के जिस्म के हदोहाल नुमायाँ हो रहे थे। कामरान अली अब्बासी ने बेइख्तियार अपनी उस मनमोहनी सी बीवी को बाहों में भर लिया था, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करता या किसी गुस्ताखी पर उतरता, शाहम सफ़ीर ने गला खंखा कर उसको बाज रहने का इशारा किया
और माहम सफ़ीर जो अपनी जगह चोर सी बन गई थी, तेज़ी से कमरे से बाहर जा चुकी थी। माहम को भी कमरे में मौजूद पाकर कामरान अली अब्बासी एकदम खजल सा हुआ था, जिस पर शाहम सफ़ीर खिलखिलाकर हंसती अपने शोहर को एक बार फिर अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई थी। लगता है मेरी प्यारी बेगम को आज मेरे आने की खबर पहले से ही हो चुकी थी। कामरान अली अब्बासी ने उसकी तैयारी पर गहरी नज़र डालते हुए कहा, आपकी आमद की तो मैं हर रोज़ बेचैनी से मुंतज़िर रहा करती हूँ, मगर आज मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शाहम सफ़ीर ने कामरान अली अब्बासी की शर्ट के बटन से खेलते हुए एक अदा से कहा था, जिस पर कामरान अली अब्बासी दिलो जान से निसार हुआ था। मुझे बिल्कुल आपकी तरह बहादुर और मजबूत एहसाब वाला बेटा चाहिए, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में मैं उसके साथ खुद को महफूज समझूं। कामरान अली अब्बासी की सवालिया निगाहों के जवाब में शाहम सफ़ीर ने अपनी ख्वाहिश बयान की थी। तो माय डियर वाइफ, आप मेरी फ़ोटो कॉपी पा लेने की ख्वाहिशमंद हैं। हाँ, मगर हमेशा याद रखना, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा ना ही तुम्हें कोई चाह सकता है और ना ही मेरी तरह कोई तुम्हारी हिफाज़त कर सकता है। इस सब के लिए तो तुम्हें सारी ज़िंदगी मुझ पर ही इन्हिसार करना होगा। कामरान अली अब्बासी ने उसे बाहों में लिए बेड पर लिटाते हुए कहा था और ख़ुद भी उसके पहलू में लेट चुका था। अब कितने दिन के लिए छुट्टी पर आए हैं? शाहम सफ़ीर ने एक बार फिर से सवाल किया था, जिस पर कामरान अली अब्बासी ने उसे ये कहकर टाल दिया था, मेरी छुट्टी को छोड़ो, बस हम आज की रात को हसीन बनाते हैं। तुम मेरे साथ हम मज़ीद किसी और टॉपिक पर बात करके वक़्त ज़ाया करने के बजाय अपनी और मेरी बात करो। कामरान अली अब्बासी ने शाइस्तगी से उसकी बात को टाला था। शाहम सफ़ीर कामरान अली अब्बासी की यूनिवर्सिटी में तालीम के हसूल के लिए आने वाली वो पहली लड़की थी, जो पहली ही नज़र में कामरान अली अब्बासी के दिल में घर कर चुकी थी। कामरान अली अब्बासी का यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, जबकि शाहम सफ़ीर उस वक्त न्यू कमर थी। मगर एक खूबसूरत दिन में एडमिशन ऑफिस की तलाश में परेशान सा चेहरा लिए इधर उधर घूमती शाहम सफ़ीर कामरान अली अब्बासी की नज़र में आ गई थी। वो पिछले 3 घंटे से मुसलसल इधर से उधर खवार हो रही थी और वहाँ के स्टूडेंट्स को पहले ही रोज़ यूनिवर्सिटी में मतलूबा ऑफिस तलाश न कर पाने पर मुसलसल जिच कर रहे थे, जिस पर परेशानी के साथ उसकी आंखों में नमी भी तैर रही थी। तब कामरान अली अब्बासी ने न सिर्फ आगे बढ़कर उसको अपनी रहनुमाई में एडमिशन ऑफिस तक पहुंचाया था, बल्कि रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान दोस्ती मज़ीद गहरी होती गई थी। कामरान अली अब्बासी एक शरीफ, सुलझा हुआ और बावकार किस्म का लड़का था, जिसे लड़कियों की इज्जत करना बखूबी सिखाया गया था। खूबसूरत होने के साथ साथ संजीदा और साफ गोभी बिला का था। यही वजह थी कि शाहम सफ़ीर के साथ दोस्ती भी उसने एक हद में कायम रखी हुई थी। और एक दूसरे के मिजाज जान लेने के बाद कामरान अली अब्बासी ने खुद ही शाहम सफ़ीर को अपने दिल की ख्वाहिश सिर्फ अल्फाज में बयान की थी और साथ में ये भी कहा था कि वो जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को शाहम सफ़ीर के घर भेजेगा, ताकि हमेशा के लिए शाहम सफ़ीर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। कामरान अली अब्बासी ने बस यूनिवर्सिटी से फरागत पाते ही पहली फुर्सत में ही हवेली जाकर अपने बाबा शाहजमान अब्बासी के सामने अपनी ख्वाहिश रखती थी, बाबा जान, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की बेहद पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कामरान ने कहा, मगर उन्होंने साफ अल्फाज में अपने बेटे की ख्वाहिश को रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने ख़ानदान और मर्तबे के मुताबिक ही बहू चाहिए थी, जो कि उनके ख़ानदानी तौर तरीक़ों को अच्छी तरीके से जानती और अपनाती हो और बिना कहे एक अच्छी शहादत मौंद बहू साबित हो। और दूसरी वजह ये थी कि शाहज़मान अब्बासी को शहर की नाज़ुक अंदाम और मॉडर्न किस्म की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद न थीं। उनके ख़्याल में शहरी लड़कियां बेशर्म और बदलिहाज होती हैं, इसलिए उन्होंने बिना देखे और जांचे ही कामरान अली अब्बासी को साफ अल्फाज में कह दिया था, मैं हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई शहर की अनजान लड़की को कबूल नहीं करूँगा। तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है और अपनी रवायात के खिलाफ जाकर तुम्हें तुम्हारी पसंद की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की इजाज़त भी दे दी, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब तुम किसी भी लड़की को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दोगे और हम तुम्हारी उससे शादी करने पर मजबूर हो जाएंगे। शादी दो खानदानों के माबैन तय पहचाने वाला एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें मियाँ बीवी की पुरसुकून अस्तवाची ज़िंदगी के साथ साथ आइंदा नस्लों की तरबियत भी मशरूत होती है। ऐसे में मैं एक कती अनजान खानदान के साथ सारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ कायम करना मेरे नज़दीक सरासर हमाकत है। और आजकल की नौजवान नस्ल बिला वजह जोशो जज्बात में वक्ती वक्ती अनसियत को मुहब्बत का नाम देने लगी हैं। हम तुम्हारी बहुत जल्द शादी कर देंगे और अपनी बीवी की हमराही में तुम रफ्ता रफ्ता इस नाम नेहाद मोहब्बत को भूल जाओगे और ज़िंदगी में सुकून पाओगे, तो हमें भी दुआएं दोगे।
मेरी बात को समझो कामरान, ज़िद मत करना। मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। शाहज़मान अब्बासी ने अपने बेटे का कंधा थपथपाते हुए निहायत ठोस लहजे में अपना जवाब सुनाया था, जिस पर कामरान अली अब्बासी ने वक्ती तौर पर खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर घिरते हुए कामरान अली अब्बासी मुख्तलिफ सोचों में उलझ चुका था। मैं तो समझा था कि हमारा ख़ानदान कबायली रवायात से काफ़ी आगे निकल चुका है। तालीम हासिल करने से हमारे बाप चचा लोगों ने शऊर पा लिया है और अब वो फरसुदा रस्म व रिवाज को भुलाकर फ़राग दिली से जदीद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएंगे और अपनी औलादों को भी खुद साख्ता कबायली रस्म व रिवाज की ज़ंजीरों में नहीं जकड़ेंगे। मगर इतना शऊर पाकर और काफ़ी हद तक आज़ाद ख़याल होने के बावजूद रिश्ते नाते और ऐसी कई बातें थीं जिन पर वो लोग अभी भी कायम थे। शाम के वक़्त हवेली की पिछली जानिब मौजूद बागात में खड़ा वो गुरूब आफ़ताब को पुरशौक़ निगाहों से देख रहा था, जब अपने पीछे आहट महसूस करके चौंक कर पलटा। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? ये उसकी चचाज़ाद कज़न ज़रताशिया थी, जो नहायत तहज़ीब से सलाम दुआ कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कामरान अली बासी ने पुरसोच निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए संजीदगी से जवाब दिया था। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। ज़रताशिया ने बात बढ़ाने को कहा था, जबकि कामरान अली अब्बासी के माथे पर गहरे बल पड़ चुके थे। तो मेरे आने और जाने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कामरान अली अब्बासी ने अपने तईं बहुत बदमज़ाजी से बात की थी, मगर ज़रताशिया भी अपनी ज़िद की खासी पकी थी। बेमानी और इधर-उधर की बातों में ख्वाह-मख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त वहाँ पे खड़े रहना चाह रही थी। कामरान अली अब्बासी उसके हर सवाल का जवाब बेज़ारी से दे रहा था। इस दौरान मुसलसल उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी, मगर शायद वो ज़रताशिया की मौजूदगी में कॉल अटेंड नहीं करना चाह रहा था और ये बात ज़रताशिया ने बहुत गहराई से महसूस की थी। तभी बोले बिना ना रह सकी। आप बहुत बदल गए हैं कामरान। आपको अब मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? ज़रताशिया ने बेचारगी से कहा था, जिस पर कामरान अली अब्बासी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। उसके लहजे में नमी साफ महसूस की जा सकती थी, मगर फिर सर झटक कर उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे की ज़िद में नहीं आना चाहता था। एक बार वो फ़ैसला कर चुका था और अपने दिल में शाहम सफ़ीर को जो मुकाम दे चुका था, वो किसी दूसरी लड़की को देना मुनासिब नहीं था। इसलिए वो दिल में पुख्ता अहद कर चुका था कि किसी भी किस्म की जज़्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार हरगिज़ ना होगा और अपनी बात पर डट कर कोशिश करेगा। एक ना एक दिन जब उसके वालिदैन उसकी ख़्वाहिश पर राज़ी हो जाएँगे, तो तब वो बाकी सबको भी अपने दिल की खुशी के बारे में साफ़ अल्फ़ाज़ में बता देगा। मगर 2 साल तक मुसलसल शाहज़मान अब्बासी की मिन्नत तरले करने के बावजूद कामरान अली अब्बासी को खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी, बल्कि शाहज़मान अब्बासी की जानिब से कामरान अली अब्बासी पर मुस्तकिल दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो अपनी चचाज़ाद ज़रताशिया से जल्द अज़ जल्द निकाह कर ले, जो कि उसकी बचपन की मंगेतर थी। मगर कामरान अली अब्बासी को हमेशा ही बचपन में तय किए जाने वाले रिश्तों से चिढ़ थी। उसने अपने ख़ानदान में कई लड़कियों लड़कों को बचपन के तय किए गए रिश्तों पर नाखुश होते देखा था और वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बुज़दिली के बाहिस 3-3 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दे। उसके नज़दीक नाराज़ हो चुके वालिदैन को मनाना मुमकिन था, मगर अपनी मोहब्बत के बगैर खुश रहना नामुमकिन सी बात थी। इसलिए थक-हार कर कामरान अली अब्बासी ने जॉब मिलने के फ़ौरन बाद जिस शहर में अपनी तालीम मुकम्मल की थी, वहीं पर एक पोश इलाके में फ्लैट ख़रीदा और शाहम सफ़ीर के वालिद के पास खुद ही एक दोस्त और उसकी फ़ैमिली के हमरा रिश्ता लेकर पहुँच गया। शाहम के वालिदैन, जो शायद कभी भी कामरान अली अब्बासी के वालिदैन के बिना रिश्ता लेकर आने पर अपनी बेटी ना देते, उसकी अच्छी जॉब के बारे में जान कर ये यकीन दिलाने पर कि वो जल्द ही अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेगा, सफ़ीर खान ने ना सिर्फ इस रिश्ता पर हामी भर ली, बल्कि कुछ अरसे में सादगी से निकाह करके अपनी बेटी को उसके शोहर के हमरा रुखसत भी कर दिया। यही वजह थी कि भरे परे घर का होने के बावजूद कामरान अली अब्बासी की बीवी अक्सर अपने फ्लैट पर तन्हा होती थी और तन्हाई के खौफ से कभी वालदैन को तो कभी बहन को अपने पास बुला लिया करती। कामरान अली अब्बासी अपने वालदैन की इतनी लंबी नाराज़गी पर सर्द आह भरते हुए आहिस्तगी से बिस्तर से उठा था और जल्दी से वापस जाने के लिए तैयारी करने उठ खड़ा हुआ। खटके की आवाज़ पर शाम सफ़ीर ने सर उठाकर देखा तो कामरान अली अब्बासी की तैयारी देखकर हैरत से उठकर बैठ गई। आप इतनी थोड़ी-सी देर के लिए आए थे? शाम सफ़ीर ने उदास होते हुए पूछा था। अब जा गई हो तो जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो, मुझे अभी निकलना है। और हाँ, मेरी शादी वाली शेरवानी भी बैग में रख देना। कामरान अली अब्बासी ने उसकी उदासी पर मुस्कुराहट दबाते हुए हुक्मनामा जारी किया था और शाम सफ़ीर, जो उसकी पैकिंग की गर्ज से तेज़ी से बिस्तर से उठी थी, शेरवानी के नाम पर एकदम ठठक कर रुकी थी। अब कहाँ जा रहे हैं? क्या बहुत ज़रूरी काम है? और शेरवानी?
शाहम सफ़ीर ने इंतहाई मशकूक लहजे नज़रों से कामरान अली अब्बासी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेना चाहा था, मगर कुछ भी अख्ज़ नहीं कर पाई थी। जल्दी करो, मुझे 10 मिनट में निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है, वापस आकर मैं सब कुछ बताऊँगा। उसने जल्दी-जल्दी बात को समेटना चाहा था, मगर शाहम सफ़ीर इस वक़्त बिल्कुल भी रियायत करने के मूड में ना थी। उसके इसरार पर मुख़्तसरन कामरान अली अब्बासी ने अपने बारे में आधी झूठी और आधी सच्ची कहानी सुनाकर अपने तय उसे मुतमईन कर लिया था और तेज़ी से खुदा हाफ़िज़ कहते पैकशुदा बैग लेकर कमरे से निकल गया। और शाम सफ़ीर के पूरे वजूद पर एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। शादी हो जाने के बावजूद भी शाम सफ़ीर के दिल को रोज़ यही धड़का लगा रहता था कि कहीं कामरान दूसरी शादी न कर ले, क्योंकि उसके ससुराल वाले अब भी अपने बेटे पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि उनकी पसंद से ख़ानदानी लड़की के साथ शादी करें। अब कामरान अली अब्बासी का अपनी शेरवानी रख कर जल्दी में निकलना, भले वो शाहम सफ़ीर को काफ़ी हद तक मुतमईन करके गया था, मगर शाहम के दिल में एक मुस्तकिल ख़दशा बार-बार सर उठा रहा था। कहीं उसका शौहर गलत बयानी करके खामोशी से अपने वालिद की चाहत के मुताबिक दूसरी शादी न कर ले। जबकि कामरान अली अब्बासी की मोहब्बत और शख्सियत को देखते हुए शाहम सफ़ीर की छोटी बहन महम सफ़ीर भी बड़ी शिद्दत से दुआ गो थी कि उसे भी अपनी बहनोई की तरह का कोई शख्स मिल जाए, ताकि बिना ससुराली झंझट के वो भी पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। वो नहीं जानती थी कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारना शाहम सफ़ीर के लिए किस कदर मुश्किल और परेशान कुन था। वो घुट-घुट के जीने पर मजबूर थी। कामरान अली अब्बासी ऑफिस में काफ़ी देर मसरूफ़ रहने के बाद दोपहर के करीब लंदन प्रवास कर गया था। अंदाजे के मुताबिक इस बार कामरान अली अब्बासी को 10 से 15 दिन अपने मिशन की खातिर लंदन में गुजारना थे, मगर कौन जानता था कि वहाँ पर उसके लिए एक नई मुसीबत पहले से ही मुंतज़िर थी। ये एक सर तरीन मगर सुहानी शाम थी। कामरान अली अब्बासी कस्टम क्लियरेंस से अपना बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला तो टैक्सी में सवार होकर एक होटल की जानिब रवाना हो गया। घने बादल और तेज़ बर्फीली हवा मौसम को बेहद सर्द कर रहे थे। अभी एयरपोर्ट से कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इर्द गिर्द हर तरफ छल थल का माहौल बन गया था। तभी अचानक टैक्सी के सामने एक लड़की आन खड़ी हुई और टैक्सी को रोकने के लिए इशारा करने लगी। उसके इस तरह टैक्सी कैन सामने खड़े होने पे टैक्सी वाले को बर वक्त ब्रेक लगाना पड़ी थी। जबकि कामरान अली अब्बासी इस सिचुएशन से बुरी तरह बेजार हुआ था। उसे जल्द अज जल्द होटल पहुंचना था, क्योंकि उसका काफ़ी सारा पेपर वर्क अभी पेंडिंग था। टैक्सी के रुकते ही ड्राइवर की जानिब जाने के बजाय वो लड़की घूम कर पैसेंजर सीट पर बैठे कामरान अली अब्बासी की जानिब गई और शीशे पर उंगली से नॉक किया। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मैं इस वक्त बेहद मुश्किल में हूँ और मौसम बेहद ख़राब है। मैं शाम के इस पैर यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकती, खुदा के लिए मेरी मदद करें। गाड़ी का शीशा नीचे होते देखकर इल्तिजाई लहजे में वो लड़की बोली थी। कामरान अली अब्बासी ने सरसरी सी निगाह से उसका जायज़ा लिया तो वाकई उसकी साड़ी का पल्लू मुकम्मल तौर पर भीग चुका था और शाम के साए गहरे होते ही लंदन की सड़कों पर किसी जवान लड़की का बिल्कुल तन्हा रुकना नहायत गैर महफूज भी था। यही सोचते हुए कामरान अली अब्बासी ने उस लड़की को टैक्सी में सवार होने की इजाज़त देते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैडम को जहाँ भी जाना है आप उनको पहुँचा दीजिएगा और उनका रेंट भी मैं पे कर दूंगा। कामरान अली अब्बासी ने अपनी तरफ से लड़की को लिफ्ट के साथ एक और आसानी भी दे दी थी, मगर उसकी अगली बात पर वो हैरान रह गया था। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं जाऊँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं, मैं आपसे वादा करती हूँ कल सुबह होते ही मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। सिर्फ आज की रात के लिए मुझे पनाह चाहिए, प्लीज़ अपनी प्यारी फैमिली की खातिर। एक कतन अनजान लड़की की इस तरह की बात सुनकर कामरान अली अब्बासी ने चंद पल के लिए कुछ सोचा था और फिर फौरन लड़की को साथ ले जाने पर भी हामी भर ली थी। उसके ख्याल में औरत साथ एक बेज़रर मखलूक है, ये कभी भी किसी के लिए परेशानी या तकलीफ का बाहिस नहीं बनती। मगर वो नहीं जानता था कि अगर किसी इंसान पर आजमाइश आना हो तो औरत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एहतियार साबित होती है। मतलूबा होटल में पहुंचकर कामरान अली अब्बासी ने अपने लिए एक रूम रजिस्टर करवाया था और उस लड़की के लिए एक अलग रूम बुक करवाना चाहा था, मगर लड़की ने एक बार फिर बेचारी सी शक्ल बनाते हुए उसको एक तरफ ले जाकर कहा था, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी जान को ख़तरा है। अगर यहाँ होटल में मुझे अकेला रुकने के दौरान मुझ पर हमला हुआ तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगी। आप मेरा यकीन करें, मैं बस एक ही रात के लिए आपसे पनाह मांग रही हूँ। अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद होता तो मैं कभी आपको इस मुश्किल में अपने साथ ना घसीटती। वो लड़की कुछ इस अंदाज में इल्तिजा कर रही थी कि न चाहते हुए भी कामरान अली अब्बासी एक बार फिर से नरम पड़ चुका था और उस लड़की की बात मानते हुए उसे अपने हमरा अपने कमरे में ही ले गया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़की को महफूज पनाहगाह मुहैया करना था।
نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی موجودگی خود اسی کی عزت اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ روم میں پہنچ کر لڑکی نے مکمل طور پر شکا ساڑی کا پلو اپنے کندھے سے اتار کر ایک طرف کر دیا تھا، اور کامران علی عباسی اس کی بے باک حرکت پر بکھلا کر ایک دم تیزی سے پلٹ کر کھڑکی کی طرف رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ کامران علی عباسی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ شاید اس کو ایک انجان لڑکی کو ایک ہی کمرے میں حفاظت کی خاطر نہیں لانا چاہیے تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، ایک انجان لڑکی کے ساتھ بالکل تنہا ہونے پر اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ جبکہ لڑکی لاپرواہی سے اپنے ساڑی کے پلو کو جھاڑ جھاڑ کر خشک کرتے ہوئے بولی تھی، کیا آپ کے پاس کوئی اور کپڑے ہوں گے تاکہ میں اپنی ساڑی کو خشک کر لوں؟ میرے پاس اور کوئی ڈریس نہیں ہے۔ وہ سردی کے باعث تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لڑکی نے کمرے میں چھائے گہرے سکوت کو توڑا تھا۔ میرے پاس بھی اور ڈریسز نہیں ہیں، میں یہاں صرف چند روز کے لیے رکنے آیا ہوں۔ آپ کو اپنا حلیہ درست کر لینا چاہیے۔ اب آپ یہ ساڑی خشک کرنا چاہتی ہیں؟ کامران علی عباسی نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اسے گھورنے لگا تھا، مگر تب وہ چونک گیا جب اس لڑکی کو مسلسل اپنے بیگ پر نظریں جمائے دیکھا۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے بیگ کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے ایک جیکٹ نکال کر اس لڑکی کو تھماتے ہوئے بولا، اسی سے گزارا چلا لو، میرے پاس اس کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کامران علی عباسی کے اس قدر احتیاط پر وہ لڑکی بری طرح سے بیزار ہوئی تھی اور بار بار اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے کامران علی عباسی کو مخاطب کر رہی تھی، مگر یہ شخص جانے کس مٹی کا بنا تھا، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تنہائی پا کر بھی اپنا ایمان قائم رکھے ہوئے تھا۔ میں واش روم یوز کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر سے کامران علی عباسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس بار بھی جواب لاتعلق اور مختصر تھا۔ وہ خاموشی سے سر چھاڑ کر واش روم میں جا گھسی تھی۔ نازک سراپے پر سے ساڑی اتار کر طرف رکھی اور کامران علی عباسی کی دوئی جیکٹ پہن کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو لبوں پر گہری معنی خیز سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اس بار وہ پر امید تھی کہ اس کا منصوبہ ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ وہ بھی باغ سے حلیے میں باتھ روم سے نکل کر کامران علی عباسی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اس کی آمد پر پلٹ کر کامران علی عباسی نے دیکھا تو بری طرح بکھلا گیا تھا۔ محترمہ، یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں آپ کو آج کی رات پناہ دینے کو لایا تھا، مگر آپ تو سر پر سوار ہو رہی ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ فوراً اپنا حلیہ درست کریں۔ اس کے سراپے کو مکمل نظر انداز کرتے اس بار کامران علی عباسی نے نہایت پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں اسے غیر معمولی لگ رہی تھی۔ میں آپ کو چاہتی ہوں، آپ اس وقت میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے ایک کمانڈو کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ انجان لڑکی کی اس بات پر کامران علی عباسی سے بری طرح چونک گیا تھا۔ دیکھو تم جو کہ بھی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنے دماغ سے فضول قسم کی سوچوں کو نکال کر باہر کرو۔ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کامران علی عباسی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جانتی ہوں آپ بیوی والے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کو بہت عزیز ہے، مگر میرے لیے وہ میری سوتن سے کم نہیں ہے، جس سے مجھے شدید قسم کی جیلسی ہوتی ہے۔ جواباً اس لڑکی نے اعتماد سے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ کامران علی عباسی نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنا ریوالور اس کی کھنپٹی پر رکھ کر خونخوار نگاہوں سے گھورا اور کہا، صاف صاف بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ اب مزید کوئی غلط بیانی میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری ذاتی زندگی کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ اپنی عزیز جان بیوی کا ذکر آتے ہی کامران علی عباسی کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میرا یقین کریں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آپ ایک بار میری محبت کو آزما کر تو دیکھیں۔ میں نینا ہوں اور آپ کی تصاویر دیکھ کر میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ اپنی کھنپٹی پر ریوالور کی موجودگی میں وہ بری طرح سے بکھلائی تھی اور اپنا تعارف دیتے ہوئے اپنے آنے کی وجہ بھی بتانے لگی۔ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ سچ بتاؤ لڑکی، میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں اور تم مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو۔ تم نے میرے بارے میں معلومات کہاں سے لی ہیں؟ کیا تم میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ کامران علی عباسی نے ریوالور اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس لڑکی کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ جھٹکے سے جیکٹ کھل گئی تھی اور گہرے گلے کی بلاؤز کی وجہ سے جسم کی حد و حال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر کامران علی عباسی نے بیڈ کے کنارے پڑا کمفرٹر اٹھا کر اس پر ڈال دیا، جس سے اب وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ اب کامران علی عباسی نے اس کے چہرے پر چھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا، اب بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ نینا نامی لڑکی اب کافی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اس ملک میں آپ مجھے جان سے مارنے کی جرات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود ہی مشکل میں پھنس جائیں گے، اس لیے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ جہاں تک بات آپ کے بارے میں جاننے کی ہے تو اپنی اس بے وقوف کم عقل بیوی سے پوچھیں۔
جس نے خود ہی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ میں تو اس کی زبانی آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ جان کر اپنا آپ بھلا بیٹھی ہوں۔ آپ پر دل و جان سے فدا ہو چکی ہوں۔ آپ کے یہاں آنے کی اطلاع بھی مجھے اسی کی زبانی ملی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں۔ نینا نے صاف الفاظ میں حقیقت بیان کی تھی، جس میں اب بھی جھوٹ کی آمیزش تھی۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ میری بیوی سے تمہارا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہ گھر سے زیادہ باہر جانا بھی پسند نہیں کرتی، اور اس کی دوستیں بھی چند ایک ہیں جن سے میں کئی بار مل چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی سہیلی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اپنے بارے میں خود سارا سچ بتاؤ گی یا پھر میں تمہارے بارے میں سب کچھ خود معلوم کر لوں؟ اگر میں نے پتہ کروایا اور مجھے تمہارے بارے میں کوئی اور انفارمیشن ملی جس کی بنا پر تمہاری سچائی مشکوک ٹھہری تو میں تمہیں شوٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، یہ جان لو۔ کامران علی عباسی نے دھمکا کر اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا اور گلے پر دباؤ بڑھانے لگا، جس سے نینا بری طرح کھانسنے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتانے کو تیار ہوں، 2 منٹ میری بات سن لو، پھر تمہیں میری بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کامران علی عباسی نے اس کی گردن پر سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھنے لگا، جیسے اس کی صفائی دینے کا منتظر تھا۔ نینا نے جلدی سے موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی اور فرینڈ شپ لسٹ میں سے شاہم سفیر کے ساتھ کی چیٹ اوپن کر کے کامران علی عباسی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ مجھے آپ کی بیوی نے بتایا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی میں کسی جاسوسی وغیرہ کی نیت سے یہاں آئی ہوں۔ نینا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ساتھ ہی اپنی صفائی میں بولے جا رہی تھی، جبکہ کامران علی عباسی اپنی بیوی کی جانب سے آنے والے میسیجز دیکھ کر بری طرح سے حیرت اور غصے کا شکار ہوا تھا۔ واقعی شاہم سفیر نے واضح الفاظ میں اپنے اس شوہر کے بارے میں نینا کو بہت کچھ بتایا ہوا تھا اور لندن کے لیے پرواز کرنے کی ٹائمنگ تک تفصیل سے بتا رکھی تھی۔ یہاں سے کامران علی عباسی کو اندازہ ہوا کہ نینا نامی لڑکی اس کی اپنی بیوی کی کم عقلی اور بے وقوفی کے باعث ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر راستے میں اس کی منتظر تھی، جبکہ وہ یہاں پر ایک انتہائی خفیہ مشن کے لیے آیا تھا اور آرمی آفیسرز کی اس طرح ہر جگہ پر آنے جانے کی تفصیل کے بارے میں کسی انجان شخص کو علم ہونا کسی بھی طرح کے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر کامران علی عباسی نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے لب بھینچ کر کچھ خود کو خود سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا۔ کچھ چند منٹ تک گہرے گہرے سانس لینے کے بعد چہرے پر نارمل تاثرات لاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مگر میں تمہاری محبت پر کیسے یقین کروں؟ کامران علی عباس نے اب اس لڑکی کو باتوں میں الجھانا چاہا تھا۔ اس کی اس بات پر نینا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ اپنے سینے پر موجود کمفرٹر کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، ایک لڑکی کے لیے جان سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے اور میں اپنی عزت بذات خود آپ کو سونپنے کو تیار ہوں۔ میری محبت کا اس سے بڑا کوئی ثبوت اور کیا ہوگا؟ نینا پرجوش سی ہو کر بولی تھی، ہاں ٹھیک ہے، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر قیمتی کچھ نہیں ہوتا، مگر صرف عزت دار لڑکی کے لیے ہر ایک پر یہ محاورہ لاگو نہیں ہوتا۔ کامران علی عباسی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موجودہ صورتحال پر گہری سوچ کی تھی، جس پر وہ بلبلا کر گئی تھی، ٹھیک ہے، اگر میری بات پر یقین نہ کیا تو میں چلا چلا کر پورا سٹاف تک یہیں پر جمع کر لوں گی، پھر دیتے رہنا اپنے کردار کی صفائیاں، میں دیکھتی ہوں یہاں سے بچ کر کیسے نکلتے ہیں۔ نینا نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کامران علی عباسی کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ کامران علی عباسی بفر کر بولا تھا، دھمکی نہیں دے رہی، معاملے کی نزاکت سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ نینا نے اطمینان سے کہا تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے لڑکی ہو کر خود کو کسی غیر مرد کی جھولی میں ڈالتے ہوئے۔ کامران علی عباسی نے اس کو شرم دلانی چاہی تھی۔ شرم کیوں کروں؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے؟ نینا نے ایک ادا سے بالوں کو چھٹکتے ہوئے کہا تھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، مگر سب سے پہلے میں یہاں سے کہیں اور چلنا ہوگا، اس ہوٹل میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو تمہاری میرے ساتھ موجودگی کا علم ہو اور وہ دکھی ہو جائے۔ کامران علی عباسی نے بھی ہار مان لی تھی۔ بہت چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی کو؟ نینا کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اب تم جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، ہم فوراً یہاں سے جائیں گے۔ کامران علی عباس نے اپنے لہجے اور اندازے کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے نینا کو سامنے سے ہٹایا تھا اور اس کے باتھ روم میں جاتے ہی بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر گراتے ہوئے غصے سے دانت کچکچا کر بولا، شاہم سفیر، تم اتنی بے وقوف ہو تو میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم کیسے کسی بالکل انجان لڑکی کو، وہ بھی فیس بک پر فرینڈ شپ کرنے کے بعد، میرے بارے میں اتنا کچھ بتا سکتی ہو، جبکہ یہ بھی جانتی ہو کہ میں کس قدر حساس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔
کامران علی عباسی غصے سے دل ہی دل میں شاہم سفیر سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کھینچ کر لگائے اس کو، جس کی زبان بنا بریک کے ہر جگہ چلتی ہے۔ اب تک تو وہ سمجھتا تھا اس کی بیوی کی یہ خوبی بطور خاص اس کے لیے تھی، اسی لیے شاہم سفیر کا پٹر پٹر بولنا اسے مزید پیار کرنے پر اکساتا تھا۔ آج یہ راز فاش ہوا تھا کہ یہ ادا نہیں عادت تھی شاہم سفیر کی، وہ پیٹ میں کوئی بات ٹھہرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر اچانک سر چٹک کر اپنے خیالات کے رخ کو دوسری جانب جانے سے روکتے ہوئے کامران علی عباسی سوچنے لگا، اگر اس لڑکی کو زبردستی کمرے سے باہر بھیجنے یا عقل دلانے کی کوشش کی گئی تو یہ میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد جلد از جلد اس لڑکے سے چھٹکارا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ کامران علی عباسی کا دماغ تیزی سے اگلا لائے عمل تیار کر رہا تھا۔ نینا اپنی ساڑی باندھ کر ساڑی کی فول درست کر کے کافی بہتر حلیے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اب اس کا سینہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ کامران علی عباسی کی جیکٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نینا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے جیکٹ لے کر بازو پر ڈالتے ہوئے کامران علی عباسی نے سرحد سے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف گیا۔ نینا بھی بڑی ادا سے اس کے پیچھے بال لہراتے ہوئے چلنے لگی۔ ہائے یہ مرد کی کمزوری اسے لے ٹھوکتی ہے۔ جیسے ہی کمزور ہوتے ہیں ہم جیسی موقع پرست عورتیں موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ خیر مجھے اس سب سے کیا لینا دینا، اس شخص کی یہی کمزوری میرے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کر لوں گی۔ نینا نے خیالوں کی دنیا میں کھوئے جانے کہاں تک سفر طے کر لیا تھا، تب تک کامران علی عباسی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر چیک آؤٹ کیا اور ہوٹل سے نکل کر ایک گاڑی رینٹ پر بلا لی، جسے وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اور پیسنجر سیٹ پر نینا بالکل کسی فیملی ممبر کی طرح پورے اعتماد سے بیٹھی دوسری جانب رخ کر کے مسکرا رہی تھی۔ ہوٹل سے دور جاتے ہوئے کامران علی عباسی نے قدرے الگ راستہ چنا تھا اور ایک ویران روڈ پر جاتے ہوئے بظاہر مسکرا کر نینا کے چھوٹے موٹے سوالوں کے غلط جواب دے رہا تھا۔ ایک بے وقوفی وہ نینا جیسی دھوکے باز لڑکی پر اعتماد کر کے پہلے کر چکا تھا، جس میں نتیجے میں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ اب غصہ دکھا کر مزید کوئی مصیبت کھڑی کرنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اس طرح باتوں میں مگن ہو کر نینا کافی مطمئن سی بیٹھی تھی جب ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر کامران علی عباسی نے اس کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا گاڑی سے باہر کھینچ کر نکالا اور تاریخ سڑک پر کھڑا کرتے ہوئے بولا، اب تم بھلے جتنا جھوٹ بولنا چاہو بول سکتی ہو، اور اگر چلا کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہو تو بھی شوق پورا کر لو، مگر دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ کامران علی عباسی نے اس قدر غصے سے دھاڑ کر کہا تھا کہ نینا کو دوبارہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب صحیح معنوں میں سہم کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی اور سامنے کھڑا اونچا چوڑا مرد اس وقت اس قدر غضبناک ہو رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی اس کو گولیوں سے بھون کر رکھ دے گا۔ اس کو وہاں پر گھبرائے ہوئے تاثرات کے ساتھ کھڑا چھوڑ کر کامران علی عباسی نے تیزی سے گاڑی واپسی کے لیے موڑی تھی۔ اب اس کا رخ سیدھا ایئرپورٹ کی جانب تھا تاکہ پہلی ممکنہ فلائٹ سے واپس پاکستان لوٹ جائے۔ رات کا بقیہ حصہ کامران علی عباسی نے ایئرپورٹ پر ہی گزارا تھا۔ اس دوران نینا جیسی آفت کے بارے میں معلومات اکٹھا کی تھی تاکہ واپس جا کر سینئر آفیسرز کو رپورٹ کرنا آسان ہو۔ صبح کو 6 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس پاکستان کے لیے ٹیک آف کر چکا تھا۔ سارا راستہ غصہ دماغ کو گرم کیے ہوئے تھا اور وہ جبڑے کھینچ کر غصے پر قابو پانے کی صحیح کرتا رہا تھا۔ پاکستان پہنچ کر پہلے آفس پہنچا تاکہ سینئرز کو ایمرجنسی میں واپس لوٹ آنے کی وجہ بتا سکیں۔ آفس میں داخل ہو کر کامران علی عباسی نے سامنے بیٹھے فیلڈ مارشل کو ادب سے سلام کیا اور فیلڈ مارشل ارسلان حسن اپنے سامنے کمانڈر کامران علی عباسی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی واپسی کی وجہ؟ فیلڈ مارشل کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ سر وہاں کی صورتحال بالکل موافق نہیں تھی کہ میں اپنا مشن کمپلیٹ کر سکتا۔ میرے جانے سے پہلے ہی کسی ایجنسی کو میری خبر ہو چکی تھی۔ میری شناخت کے ساتھ میرا مشن بھی ظاہر ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے کسی کی نظر میں آئے بنا واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ کامران علی عباسی نے اتنی جلدی وہ بھی بنا اپنا فرض پورا کیے واپس آنے کی وجہ تفصیل سے اپنے سینئر کی گوش گزار کی تھی۔ ویل ڈن کمانڈر کامران، مجھے آپ سے یہی امید تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ مشن سونپا تھا۔ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ مگر کس ایجنسی کی جانب سے پیش قدمی کا خطرہ تھا اور ان تک خبر کیسے پہنچی، اس کی تفصیل بھی آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہوگی۔ جلد از جلد مجھے اس بارے میں رپورٹ کریں اور حالات کے سازگار ہونے تک فی الحال اس معاملے پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیں۔ فیلڈ مارشل ارسلان حسن نے کامران علی عباسی کو بروقت صحیح فیصلہ کرنے پر سراہتے ہوئے آئندہ کام کی ہدایات دیتے ہوئے واپسی کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت کامران علی عباسی کے چہرے سے اس کی تھکن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ سیدھا اپنے فلیٹ کی جانب روانہ ہوا تھا۔
वहां पहुंचकर सामने का मंजर उसके गुस्से को मजीद भड़का गया था। शाहम सफीर अपनी छोटी बहन के अलावा एक जवान लड़के को भी फ्लैट में बुलाकर बैठी थी और बड़े मुतमईन अंदाज में हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ थी। और वो लड़का शाहम सफीर को बरगला रहा था। क्या शाही, ऐसा भी कौन सा मिशन है जिसमें शेरवानी की जरूरत पड़ गई तुम्हारे दूल्हा मियाँ को? जरूर कोई गड़बड़ है, तुम्हें सख्ती से सवाल करना चाहिए था। वो मजीद भी फूल छड़ियां छोड़ता कि कामरान अली अब्बासी, जिसका गुस्सा पहले ही साथ में आसमान पर पहुंचा हुआ था, इस इशारे पर वो भड़क कर आगे बढ़ा और थाड़ कर शाहम सफीर को पुकारा तो वो अचानक और इतने बिगड़े हुए तेवर के साथ सामने खड़े अपने शोहर को देख रही थी। आप कब आए? सब खैरियत तो है ना? उसने बुखलाकर सवाल किया था, मगर कामरान अली अब्बासी ने ज़बत के कड़े मराहिल से गुजरते हुए खामोशी से कमरे में चले जाना मुनासिब समझा था। ऐन मुमकिन था मजीद यहाँ रुकता तो सबके सामने शाहम सफ़ीर को खूब खरी खरी सुना देता। और गुस्से में इंसान अक्सर इतना गलत बोल देता है कि बाद में पछतावे ही मुकद्दर ठहरते हैं। अपने शोहर के मिजाज को देखते हुए शाहम सफ़ीर ने अपनी कज़न के साथ ही अपनी बहन माहम सफ़ीर को भी घर रवाना कर दिया था। और फिर घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई तो कामरान अली अब्बासी को गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहलते देखा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलने को मुनासिब अल्फाज तलाश करती, कामरान अली अब्बासी ने बिना एक भी लफ्ज़ कहे आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीनकर पावर ऑफ कर दिया था। शाहम सफ़ीर ने बड़े सब्र से अपने शोहर को ये कार्रवाई करते देखा था। तो इसका मतलब है अब आपको मुझ पर एतमाद भी नहीं रहा। आप मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं। शाहम सफ़ीर ने ज़ख्मी निगाहों से कामरान अली अब्बासी के चेहरे का बगौर जायज़ा लेते हुए दिल में मुखातिब किया था। जबकि कामरान अली अब्बासी अभी फूला हुआ मुंह लेकर रुख फेरे खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। आज उसके अंदाज में वाल्हानापन मफकूद था। कामरान अली अब्बासी इस परेशानी का मुस्तकिल इलाज तलाश करना चाहता था ताकि दोबारा कभी इन सब बातों की नौबत ही ना आए। काफ़ी देर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करने के बाद हतमी फैसला किया और फिर काफ़ी हद तक मुतमईन होते हुए पिछली 2 से 3 रातों की नींद को पूरा करने की खातिर बिस्तर पर तराश हो चुका था। शाहम सफ़ीर आंखों में आई नमी को छुपाते हुए तेज़ी से कमरे से निकलती चली गई। उसे आज कामरान अली अब्बासी का ये रवैया बहुत तकलीफ में मुब्तला कर रहा था, मगर वहाँ पर बाकी से थी। अगली सुबह को कामरान अली अब्बासी ने शाहम सफ़ीर को अपना ज़रूरत का सामान पैक करने को कहा, तो उससे मज़ीद बेरुखी बेतनाई बर्दाश्त न हुई तो एकदम से फट पड़ी थी। क्या मैंने इतना संगीन जुर्म कर दिया है कि आप मुझे खुद से जुदा कर रहे हैं? शाहम सफ़ीर की आवाज़ पर आ गई थी। उसके अंदाजे के मुताबिक कामरान अली अब्बासी अब उसको हमेशा के लिए वापस उसके मेके भेज रहा था और ये सोचना ही उसके लिए सुहाने रू था। मज़ीद कुछ कहने की बजाय वो फूट फूट कर रोने लगी। तो कामरान अली अब्बासी ने एक झटके से आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अजीज हो शाहम सफ़ीर, ऐसे कैसे तुम्हें खुद से अलग कर सकता हूँ? पागल लड़की, हाँ तुम पर गुस्सा था इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा बोलकर तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। बस इतनी सी बात थी, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। कामरान अली अब्बासी ने उसका सर थपकते हुए तसल्ली दी थी। किस बात पर इतना गुस्सा है कि आपने मुझसे मिलना तक गवारा नहीं किया? इतने अजनबी लहजे में बात की थी आपने कल मुझसे? शाहम सफ़ीर ने सिसकते हुए कहा था। छोड़ो इस बात को, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें लेकर वापस हवेली जाना चाहता हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? कामरान अली अब्बासी ने बहुत प्यार से पुचकारा था, मगर हवेली वापस लौट जाने का सुनकर शाहम सफ़ीर मज़ीद परेशान होकर रह गई थी। क्या उसके शोहर ने शादी कर ली है या अब वहाँ जाकर शादी करने वाला है? शाहम सफ़ीर सोच कर रह गई थी। और फिर 2 रोज़ के बाद ही शाहम सफ़ीर और कामरान अली अब्बासी हवेली वापस लौट गए थे, जहाँ ज़रताशिया अब्बासी आज भी यकीनन अपने मंगेतर के इंतज़ार में बैठी थी। काफ़ी अरसे बाद बेटे को सामने देखकर ज़ारा अब्बासी और शाहज़मान अब्बासी ने फ़िलवक़्त ख़ामोशी से बेटे की वापसी पर खैर मुक़द्दम किया था, मगर कब तक इंतज़ार किया जा सकता था। एक रोज़ शाहज़मान अब्बासी ने वही पुरानी ज़िद दोहराई थी, कामरान बेटा अब तो अपने बाबा की बात मान लो, आखिर कब तक हमें अपने पीछे ख़वार करवाओगे? शाहज़ुमान अब्बासी के लहजे में उदासी घुली हुई थी, शायद वो खुद अपने भाई के सामने शर्मिंदा होकर रह गए थे। कामरान अली अब्बासी अपने बाबा की उदासी पर लब खींच कर खामोश हो गया और शाहम सफ़ीर जो सारी बातें सुन चुकी थी, खामोशी से पलटकर कमरे में चली गई थी। शाम को कामरान अली अब्बासी जब कमरे में पहुंचा तो शाहम सफ़ीर जाने कितनी देर तक रोने रहने के बाद नम आंखों और सुर्ख नाक के साथ नींद में भी सिसक रही थी। कामरान अली अब्बासी ने अपने बाबा शाहज़ुमान अब्बासी को किसी तरह कायल करके दूसरी शादी की जिद करने से बाज रखा था, मगर उस वक्त शाहम सफ़ीर के इतने बुरे हाल को देखकर उसे यकीन हो चुका था कि ज़रूर उन बाप बेटे के दरमियान होने वाली हर बात शाहम सफ़ीर भी सुन चुके हैं और शोकन के आने के डर से परेशान होकर रोती रही हैं। कामरान अली अब्बासी बेड पर उसके करीब टिकते हुए नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए परेशानी से सोच रहा था कि वक्ती तौर पर तो बाबा जान मेरी बात मान गए हैं,
मगर बार-बार यही ज़िद करते रहे तो मैं कब तक खुद को रोक पाऊँगा? या खुदा तू ही मेरी मुश्किल आसान कर दे। मुझे कोई बेहतरीन हल बता जिसकी बिना पर मैं इस मसले का मुस्तकिल तौर पर ख़ात्मा कर सकूँ। उसने बड़ी आस से आसमान की जानिब चेहरा करके अपने रब से दुआ की थी और इतनी लगन से अपने रब से दुआ की जाए तो वो कैसे अपने बंदों की दुआएँ रद्द कर सकता है? कामरान अली अब्बासी की भी दुआ कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। शाहम सफ़ीर ने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके पट से आंखें खोली थी और कामरान अली अब्बासी को सामने देखकर एक झटके से उठी थी और उसके गले से लगते हुए ज़ारों की तार रोने लगी। कामरान, आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी मुझे सोकन जैसी आजमाइश से नहीं गुजारेंगे। मैंने आपकी इसी बात का यकीन करते हुए आपसे शादी की थी। आप जानते हैं मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपको किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। खुदारा मेरे साथ ये ज़ुल्म मत कीजिए। अब तो मैं आपको औलाद की खुशी देने वाली हूँ। अब आकर मेरे साथ ये ज़्यादती करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब अपने पापा को समझाएँ। शाहम सफ़ीर रोते हुए बिना रुके बोलती चली गई थी, जबकि कामरान अली अब्बासी उसी एक बात पर ठहर सा गया था। इसलिए उसको मज़ीद बात करने से टोक कर बोला था, "1 मिनट शाहम सफ़ीर, तुमने अभी क्या कहा है? ज़रा फिर से कहना।" कामरान अली अब्बासी ने हैरत और बेयकीनी के मिले-जुले तासुरात के साथ उसकी आंखों में झाँकते हुए कहा था। शाहम सफ़ीर ने पहले तो समझी से अपने शोहर की जानिब देखा, फिर अचानक ख़याल आने पर एतमाद से बोली थी, "हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको औलाद की खुशी देने वाली हूँ।" शाम सफ़ीर ने हर एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा था, "तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी पहले क्यों छुपाई?" कामरान अली अब्बासी खुशी के साथ-साथ नाराज़गी का इज़हार करते हुए बोला था, "जब मुझे पता चला था तब आप लंदन जा चुके थे। मैं आपको फ़ोन पर बताने के बजाय कुछ फ़ुर्सत मिलने पर आपकी वापसी पर ही बताना चाहती थी, ताकि आपके चेहरे पर खुशी के तासुरात को देख सकूँ। मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। कल जब आप आए थे तो काफ़ी थके हुए थे और आज मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला और पहले मैंने आपकी और बाबा जान की बातें सुन लीं। इसके बाद मेरे लिए हर बात जैसे बेमानी सी हो गई थी।" शाहम सफ़ीर ने सूं-सूं करते हुए खबर की ताहैर के बारे में तफ़सील से बताया, तो कामरान अली बासी ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया था। "माय लव, माय लाइफ, माय डियर वाइफ, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है।" फर्द जज़्बात से जैसे कामरान अली अब्बासी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। अगले रोज़ पहली फुर्सत में कामरान ने अपने वालिदैन के सामने ये खुशखबरी रखते हुए उनसे दरख्वास्त की थी कि इस खुशी की खातिर आप लोग मेरी बीवी के तौर पर शाहम सफ़ीर को दिल से कबूल कर लें। मैं अब दोबारा इस ख़ानदानी बीवी के मौज़ू पर बात नहीं करना चाहता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बचपन के तयशुदा रिश्ते मुझे हमेशा से ही नापसंद थे। अगर मुझे शाहम सफ़ीर से मोहब्बत ना हुई होती तब भी मैं ज़रताशिया से कभी शादी न करता। अब आप इस बात को कबूल कर लें। कामरान अली अब्बासी ने इल्तिजाइया लहजे में अपने माँ-बाप से कहा था, जिस पर वो लोग भी खुश होकर बोले थे, "ठीक है, अब जब हमारी बहू हमें औलाद की खुशखबरी भी सुना चुकी है, तो हम मज़ीद ख़ानदानी बहू लाने के लिए ज़िद नहीं करेंगे।" हालाँकि उन सब के लिए मुझे अपने भाई के सामने पहले ही काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। मगर एक बार और सही, इस बार मैं तुम्हारे चचा से साफ अल्फाज में इनकार कर दूंगा ताकि वो मज़ीद तुम्हारी उम्मीद ना रखे और जरताशिया का रिश्ता उसके मामू के यहाँ कर दें जो काफ़ी अरसे से जरताशिया अब्बासी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। शाह ज़मान अब्बासी ने कामरान अली अब्बासी को तसल्ली देते हुए कहा था और फिर कुछ अरसे में जरताशिया की शादी उसके मामू के घर हो गई थी। कुछ अरसा तक चचा की फैमिली ने उनके साथ नाराज़गी का इजहार किया था, मगर रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो चला था। शाम सफ़ीर को इस खुशखबरी के बाद हाथों हाथ लिया जा रहा था। 2-3 मुलाज़िमा मुस्तकिल तौर पर शाम सफ़ीर के पास मौजूद रहती थी ताकि किसी भी काम के लिए बर्वक़्त हाज़िर हो सकें। कामरान अली अब्बासी भी अब पहले से ज़्यादा अपनी मनचाही बीवी को तवज्जो देने लगा था और इसी तवज्जो का फ़ायदा उठाते हुए शाहम सफ़ीर ने एक बार फिर कामरान अली अब्बासी से उसकी नाराज़गी की असल वजह पूछी थी, जिस पर कामरान अली अब्बासी ने पहले तो टाल-मटोल से काम लेना चाहा, मगर जब वो बज़िद हुई तो गहरी साँस भरकर बोला, "जब मैं लंदन गया था तो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पर एक एजेंसी मेरी मौजूदगी के बारे में पहले से ही आगाह हो चुकी थी और मुझे ट्रैप करने के लिए उन्होंने उसी शाम में मेरे एयरपोर्ट से निकलते ही एक लड़की भी मेरे पास भेज दी थी। अगर मैं बरवक़्त अक्लमंदी से काम ना लेता तो ऐन मुमकिन था कि मैं वहाँ पर गिरफ़्तार हो जाता या नामालूम अफ़राद के हाथों कत्ल कर दिया जाता और किसी को कानो-कान ख़बर तक ना हो पाती। तुमने फ़ेसबुक पर भी किसी भी अनजान लड़के से फ्रेंडशिप करके कैसे उस पर इतना एतबार कर लिया कि उसको मेरे बारे में सब कुछ तफ़सील से बताती चली गई? हालाँकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा ताल्लुक कितने हैसास डिपार्टमेंट से है। जानती हो, मैंने अपने सीनियर ऑफ़िसर्स को अभी तक इस बारे में रिपोर्ट पेश नहीं की कि उसी एजेंसी तक मेरे वहाँ पहुँचने की खबर किस तरह से पहुँची थी। अगर कभी मेरे डिपार्टमेंट वालों को ये बात पता चल जाती है
کہ میری اپنی بیوی نے ہی میرے بارے میں یہ خبر لیک کی ہے، تو مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم پر بے حد غصہ تھا اور تمہارا موبائل بھی میں نے اسی وجہ سے تم سے چھین لیا تھا۔ تمام سوشل اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے اور تمہارے موبائل کو بھی پاورڈ آف کر کے رکھ دیا ہے، تاکہ دوبارہ کبھی مجھے اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری وجہ سے وہ کام جس کو میں 2 ماہ پہلے سر انجام دینے والا تھا، اب جا کر مکمل ہوا، اور اتنی تاخیر کی وجہ سے 2 افراد مارے بھی جا چکے ہیں۔ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، میں بھی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر واپس آیا ہوں۔ تم لڑکیاں جانے کیسے فیس بک، انسٹا وغیرہ پر کسی بھی انجان لڑکی یا لڑکے سے تھوڑی سی سلام دعا کرتی اس قدر گل مل جاتے ہو کہ اپنے گھر کی باتیں بھی سامنے والے کو بتانے لگتے ہو، یہ جانے بغیر کہ وہ تمہاری اس بے وقوفی کو تمہارے خلاف ہی استعمال بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کسی پر اندھا دھند اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ جس پر آپ کو بے حد اعتماد ہو، اس کو بھی اپنے گھریلو باتیں ہرگز نہ بتائی جائیں۔ کون جانے کب کوئی کسی کا دشمن بن جائے۔ شام سفیر کے بار اصرار کرنے پر کامران علی عباسی نے آج اس کو تلخ حقیقت سے آگاہ کر ہی دیا تھا، جس پر شام سفیر بری طرح سے شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ تو تنہائی اور فراغت کے باعث فیس بک پر کسی اچھی دوست کی متلاشی تھی، جسے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ ایسے میں جانے کب اسی کی غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے ہی شوہر کے لندن جانے کے بارے میں اپنی اس فیس بک فرینڈ کو اطلاع کر دی تھی، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کا شوہر بحفاظت واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ یہ پچھتاوا شاید شاہم سفیر کے ساتھ رہتی زندگی تک چلنا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان جا چکی ہیں۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، کام عقل دوست کے بجائے دانہ دشمن رکھنا بہتر ہے۔ سوشل میڈیا نے انسانی عقل کو زنگ لگا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ہر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو جانب رکھتے ہوئے وقتی تفریح کی خاطر بہت سی غلطیاں کرنے لگا ہے، مگر اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پتا تب چلتا ہے جب کوئی خسارے حصے میں آتے ہیں۔